बाबा के 23वें जन्म वर्ष के उत्सव के दिन यानी 23 नवंबर सन 1950 को प्रशांति निलयम का प्रवेशोत्सव हुआ। प्रशांति निलयम को पूर्ण होने में 2 वर्ष लगे। प्रशांति निलयम के पास ही पड़ी एक काले पत्थर की भारी चट्टान थी, जिसका टूटना भी अलौकिक था। उसको तोड़कर पत्थर बनाकर नींव के काम में लगाने का प्रारंभोत्सव स्वयं देवेंद्र ने ही किया। बारूद के स्थान पर उनकी वज्रायुध बिजली के आघात से ही वो चट्टान टूट गई। कारीगरों के तोड़ने के पूर्व ही इंद्रदेव ने कारीगर बनकर एक ही रात में उस बड़ी चट्टान को विभाजित कर दिया। निर्माण के समय बाबा प्रतिदिन काम का निरीक्षण करते, कारीगरों का उत्साह बढ़ाते, इंजीनियरों के साथ अपने अभिप्रायों की चर्चा करते। निलयम किस प्रकार सुंदर बने, किस प्रकार सुदृढ़ हो, किस प्रकार बनवाने से भजन प्रार्थना आदि के लिए योग्य रहेगा, ये सब उनके भली भांति जानने के कारण अनुभवी शिल्पियों को भी यही ठीक है कहना पड़ता। प्रशांति निलयम का निर्माण ही एक भारी चमत्कार है। इस प्रकार के सामान्य ग्राम में इतने सुंदर, इतने भव्य भवन का निर्माण मनुष्य मात्र के लिए दुस्साध्य ही है। इसका उदाहरण देने के लिए एक ही घटना पर्याप्त है। प्रार्थना मंदिर के लिए आवश्यक लोहे की कड़ियों की प्राप्ति की घटना। उस समय विश्व युद्ध के बाद कंट्रोल, परमिट तथा राशन आदि की दारुण परिस्थिति थी। त्रिचनापल्ली के समीप एक पुल बांधने के लिए मंगवाई हुई इन कड़ियों में से अनेक अनावश्यक प्रतीत हुई। निलयम निर्माण के लिए उनका उपयोग मद्रास सरकार की अनुमति से हुआ। वे कड़ियां 10-12 भक्तों के अविराम परिश्रम से रेल द्वारा पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पर पहुंची, किंतु इंजीनियरों में मतभेद होता ही रहा। इन गर्डरों के लिए इतना परिश्रम क्यों? कहीं से मिल भी गए तब भी उसको उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रास्ते से कैसे लाया जा सकता है? वे छोटे छोटे पुल सुरक्षित नहीं हैं। वे वहीं टूट गए तो आधे रास्ते में ही वो जंग खाकर खराब हो जाएंगे। 7 मील के अंतर पर स्थित व्यंकपेरू पुल यदि नीचे कीचड़ में धंस गया तब तो बस हर हर गंगा जी की। 1000 लोगों के ढकेलने पर भी नहीं निकल पाएंगे। और महाशय, उसके बाद लौचेरल गांव से ही होकर आना पड़ेगा। उस गांव के टेढ़े मेढ़े रास्ते इतनी लंबी कड़ियां किस प्रकार पार करेंगी? अत्यंत कठिन कार्य है। ग्रामवासियों के घर की दीवारें गिर पड़ी तो वे अलग तकरार करेंगे। मान लीजिए इतनी बाधाओं को पार करके बुक्कपट्टनम पहुंच भी गई तो भी क्या सुख होगा? वहां से उन्हें पुट्टपर्ती कैसे लाएंगे? कर्नाट नागपल्ली की ऊंचाई, जानकमपल्ली की निचाई और बीच में वो बड़ा नाला। चलिए मान लेते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से इन सब बाधाओं को पार कर वे चित्रावती के उस पार पहुंच जाएंगी। पर उसके बाद उस रेत के ढेर का क्या होगा? 3 फरलांग चौड़ी वह रेत राशि। क्या यह काम किसी भी प्रकार संभव है? इंजीनियरों ने यह स्पष्ट ही कह दिया। इसके बदले कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। इन प्रधान कड़ियों की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रकार उन्होंने विवाद किया। मकान बनाने के काम का निरीक्षण करने के लिए अनंतपुर के एक इंजीनियर बार बार आते जाते थे। गर्मी के दिनों में वे अपने घर के बरामदे में ही सोया करते थे। एक दिन रात 2:30 बजे अचानक किसी भयंकर विस्फोट की ध्वनि ने उनके कान के पर्दे फाड़कर उन्हें जगा दिया। वे आंख मलते उठ बैठे और अंधेरे में ताकने लगे। सामने उन्हें एक क्रेन अर्थात भारी बोझ उठाने वाला वाहन दिखाई दिया। वास्तव में तुंगभद्रा
अणेकट क्षेत्र से मद्रास या बेंगलोर की ओर जाती हुई एक क्रेन ही थी वो। पेनुकोंडा से पुट्टपर्ती लोहे की कड़ियों को पहुंचाने में सहायक बन सकता था ये एकमात्र साधन। धमाके की आवाज उसके इंजन से निकली हुई विस्फोटक ध्वनि ही थी। पास पहुंचकर पूछने पर मालूम पड़ा कि वह इंजन 10-12 रोगों से पीड़ित है। उसके एंग्लो इंडियन चालक बैठे हुए थे। वे खिन्न हो गए थे। बंबई तार भेजकर किसी पुर्जे को मंगाकर उसे जोड़कर क्रेन आगे चलाने के प्रयत्न में थे वे। सूर्योदय के पूर्व ही वे पुट्टपर्ती गए और बाबा को संदेश दिया, घर के सामने क्रेन खड़ी है। उसके एंग्लो इंडियन ड्राइवर का कहना है कि यदि उसकी मरम्मत हो जाए तो वे लोहे की कड़ियां इस स्थान पर पहुंचाई जा सकेंगी। ठीक है, तो उसके लिए इतनी चिंता क्यों? कहते हुए बाबा ने अपना दाहिना हाथ 2 बार चक्राकार में घुमाया, कुछ विभूति सृजित की और ये कहते हुए अपना आशीर्वाद दिया, इसको उस इंजन पर बिखेर दो और उस ड्राइवर से कहकर स्टार्ट करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। साईं राम कहते हुए उन्होंने वो विभूति इंजन पर बिखेर दी। इस घटना का वर्णन करते समय इंजीनियर महाशय ने बताया कि विभूति बिखेरते उन्हें हंसी आई और उन्होंने सोचा, कहां मेरा सीखा हुआ इंजीनियरिंग शास्त्र, मेरे शिक्षकों द्वारा दिया गया मशीन शास्त्र, और कहां अब का मेरा किया गया यह अशास्त्रीय उपाय। सब ठीक हो जाएगा सुनकर उन्हें शायद आधा ही विश्वास था। लेकिन इंजन स्टार्ट हुआ, चक्र घूम गया, 10 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता ड्राइवर का ऐसा कहा हुआ वो क्रेन 10 गज आगे बढ़ा, 10 फरलांग भी गया। निर्विघ्न पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन पहुंचा। उन बड़ी बड़ी लोहे की कड़ियों का भार झेलकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़कों की बुरी दशा को भी पार करते हुए वेंगुपेरू के गड्ढों में न फंसता, छोटे छोटे पुलों की गणना भी न कर लोचेरल गांव के किसी भी घर को न तोड़ता, दन दन करता बुक्कपट्टनम पहुंच गया, कर्नाट नागपल्ली की ऊंचाई चढ़ गया, जानकमपल्ली की कीचड़ को सुरक्षित रूप से कुचलता हुआ आगे बढ़कर नाले में उतरकर चढ़ भी गया। परंतु चित्रावती की रेत राशि पार करना कुछ कठिन प्रतीत हुआ। वहां पहुंचकर अब सबको नानी याद आई। ये कहकर दोनों इंजीनियर नीचे उतरकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए, किंतु बाबा स्वयं उस पार जाकर ड्राइवर के पास बैठे और स्टार्ट करने की आज्ञा दी। क्रेन रेत में चल पड़ी, भागी, रेत उड़ाती स्वयं उड़ती आगे बढ़ी और नदी के इस पार पहुंची। लोहे की भारी कड़ियां प्रशांति निलयम के पास पहुंची। त्रिचनापल्ली से यहां तक आ गई सो तो ठीक है, किंतु पृथ्वी से इन्हें उठाकर उन दीवारों पर चढ़ाकर योग्य स्थानों पर कैसे लगाया जाए, यही प्रश्न अब सामने आया। इंजीनियरों ने उसी समय बाबा से कह दिया, यह सब व्यर्थ है, कड़ियों की जगह दूसरी कोई योजना ही ठीक रहेगी। किंतु वो बाबा का संकल्प था, फिर हारता कैसे? तुंगभद्रा से 4-5 लारी भरकर अन्य कारीगर आए, रस्सियों को बांधा। बाबा ने वहीं खड़े रहकर सब भक्तों को भजन करने की आज्ञा दी। जय साईं राम। इस जय जयकार के घोष को सुनती सब कड़ियां एक पंक्ति से सुलभ रीति से दीवाल पर चढ़ गई। जय साईं राम।